पता है, आपकी प्लेट में जो रोटी है ना, वो सिर्फ गेहूं और पानी का मिक्सचर नहीं है। वो एक टाइम मशीन है। सीरियसली, एक ऐसी टाइम मशीन जो आपको उस जमाने के भारत में ले जाती है जहां लोग भूख से लड़ रहे थे, और फिर वहां से जूम करके सीधा आज के उस भारत में लाती है जहां हम दुनिया का पेट भरने की हिम्मत रखते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हम इंडियन एग्रीकल्चर के इसी जबरदस्त सफर को डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमारी खेती पेट पूजा से देश सेवा तक पहुंची। रेडी हो? चलिए इस टाइम मशीन में सफर शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सफर के 4 मेन स्टॉप्स हैं। पहले स्टॉप पर हम देखेंगे पेट पूजा की खेती, मतलब बस जिंदा रहने के लिए फार्मिंग। दूसरे स्टॉप पर आएगी प्रॉफिट की खेती, जहां पूरा गेम ही बदल गया। फिर तीसरा स्टॉप है खेत का मेकओवर, वो क्रांति जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और आखिर में हमारा फाइनल स्टॉप, देश की थाली सिक्योर, जिससे आज हम सबकी प्लेट भरी हुई है। ओके, तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे इंडिया को इमेजिन कीजिए जहां ना तो ट्रैक्टर्स थे, ना फैंसी फर्टिलाइजर्स, ना दूर दूर तक कैनाल्स का कोई जाल। उस टाइम खेती का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपने परिवार का पेट भरना, बस। इस तरह के फार्मिंग स्टाइल को कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पता ये कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे आप अपने घर के छोटे से गार्डन में बस उतनी ही सब्जी उगाते हो जितनी आपको डिनर के लिए चाहिए। नो बिजनेस, नो प्रॉफिट, सिर्फ सर्वाइवल। किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करने के लिए उस पर लगी झाड़ियों को जला देते थे। इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न। और फिर उस राख वाली जमीन पर खेती करते थे। ये जो फीचर्स है ना, ये उस दौर के किसान की पूरी लाइफ स्टोरी बता देते हैं। जरा सोचिए उसके बारे में। उसकी पूरी दुनिया उसकी वो छोटी सी जमीन थी। उसका कैलेंडर मॉनसून था, और उसका बैंक जमीन की मिट्टी। अगर बारिश सही टाइम पर हुई तो घर में चूल्हा जलेगा, नहीं हुई तो पूरा परिवार भूखा सोएगा। मतलब लाइफ का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से नेचर के हाथ में था। लेकिन इंसान हमेशा सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम नहीं कर सकता, राइट? धीरे धीरे सदियों बाद खेती का मकसद बदला। फोकस पेट पूजा से शिफ्ट होकर प्रॉफिट पर आ गया। ये टेबल सिर्फ 2 अलग तरह की फार्मिंग नहीं है, बल्कि ये 2 अलग अलग माइंडसेट्स दिखा रहा है। एक तरफ है जितनी जरूरत उतना काम, और दूसरी तरफ है जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। कमर्शियल फार्मिंग में किसान अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वो एक बिजनेसमैन बन गया जो मार्केट के ट्रेंड्स, डिमांड और प्रॉफिट के बारे में सोचता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका जानते हैं? ऐसे सोचिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपकी माँ की किचन है, जहां प्यार से परिवार के लिए खाना बनता है, क्वांटिटी की कोई टेंशन नहीं। और वहीं कमर्शियल फार्मिंग एक बड़े रेस्टोरेंट की किचन है, जहां हर एक डिश का कॉस्ट, उसका प्रॉफिट मार्जिन और कस्टमर की डिमांड सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। समझे? अब ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पंजाब में बड़े बड़े खेत हैं, कैनाल से पानी की फैसिलिटी है और मार्केट तक पहुंचना आसान है, तो वहां के किसान चावल बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए उगाते हैं। लेकिन उड़ीसा में जमीन छोटी है और कई किसान आज भी मॉनसून पर ही डिपेंड करते हैं, इसलिए वहां चावल आज भी पेट भरने का जरिया है। देखा आपने, एक देश एक फसल, पर कहानी बिल्कुल अलग। पर सवाल यह है कि यह चमत्कार हुआ कैसे? एक किसान जो कल तक कुल्हाड़ी से खेत साफ कर रहा था, वो अचानक एक बिजनेसमैन कैसे बन गया? इसका जवाब है एक रेवोल्यूशन, खेती का एक कंप्लीट 360 डिग्री मेकओवर। ये मेकओवर ना एक लाइट स्विच की तरह ऑन ऑफ नहीं हुआ, ये धीरे धीरे स्टेजेस में आया। आज़ादी के ठीक बाद जमींदारी सिस्टम की दीवारों को तोड़ा गया। फिर 60s में आया ग्रीन रेवोल्यूशन का तूफान, जिसने अनाज के भंडार भर दिए। और उसके बाद इस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए नए कानून और नई स्कीम्स लाई गईं। इस मेकओवर का सबसे बड़ा हीरो था टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी का सुपरस्टार था हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV सीड्स। ये कोई मामूली बीज नहीं थे, ये साइंटिस्ट के जादुई बीज थे। इन्हें ऐसे डिजाइन किया गया था कि एक ही पौधे से कई गुना ज्यादा अनाज मिले। इमेजिन कीजिए एक मोबाइल फोन जिसमें बैटरी डबल चलती है और सिग्नल भी हमेशा फुल रहता है। HYV सीड्स खेती के लिए वही थे, असली गेम चेंजर। पर सोचिए, सिर्फ अच्छे सीड्स काफी नहीं थे। मान लीजिए आपके पास एक सुपर फास्ट कार है, पर चलाने के लिए रोड ही टूटी फूटी है, तो क्या फायदा? ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वही नए स्मूथ रोड्स थे। जमींदारी हटने से किसान अपनी जमीन का मालिक बना। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स से छोटे छोटे बिखरेरे खेत जुड़कर एक बड़ा मैनेजेबल फार्म बन गया, जिससे ट्रैक्टर चलाना, पानी लगाना सब आसान हो गया। और फिर आया MSP, यानी किसान की इंश्योरेंस पॉलिसी। खेती में सबसे बड़ा रिस्क होता है प्राइस का गिर जाना। MSP ने उस रिस्क को कम कर दिया। अब किसान को पता था कि फसल उगाने के बाद सरकार से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। इसने किसानों को बड़ी फसलें उगाने का कॉन्फिडेंस दिया।
ये एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट था। और किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी ने किसानों को बीज खाद के लिए हाई इंटरेस्ट पर लोन देने वाले साहूकारों के चंगुल से आज़ाद कर दिया। अब बैंक से लो इंटरेस्ट पर लोन मिलना आसान हो गया। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। तो ठीक है, खेत बदल गए, किसान की किस्मत बदल गई, लेकिन इसका आपसे और मुझसे जो शहरों में रहते हैं क्या कनेक्शन है? कनेक्शन, अरे सीधा कनेक्शन हमारी डाइनिंग टेबल से है, क्योंकि ये सब इसीलिए हुआ ताकि हमारी थाली कभी खाली ना रहे। 1.4 बिलियन? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1.4 बिलियन पेट हैं जिन्हें हर दिन में कम से कम 2 बार खाना चाहिए। इस स्केल को जरा इमेजिन करके देखिए। ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा डेली लॉजिस्टिकल चैलेंज है। और इस मैसिव चैलेंज को पूरा करने के लिए बनाया गया फूड सिक्योरिटी सिस्टम। इसका सिंपल सा मतलब है एक प्रॉमिस कि देश के कोने कोने में हर इंसान तक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पर्याप्त और पौष्टिक भोजन पहुंचना चाहिए। नॉट जस्ट फॉर अ डे बट एट ऑल टाइम्स। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल, एक 2 स्टेप प्रोसेस से। स्टेप 1, एफसीआई किसानों से एमएसपी पर अनाज खरीदकर एक जायंट फूड बैंक बनाती है। इसे कहते हैं बफर स्टॉक। ये देश का इमरजेंसी फूड फंड है। स्टेप 2, इसी फूड बैंक से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के जरिए राशन की दुकानों से ज़रूरतमंद लोगों तक सस्ते दामों पर अनाज पहुंचाया जाता है। सिंपल एंड इफेक्टिव। तो हमने गेहूं और चावल में तो फूड सिक्योरिटी हासिल कर ली, हमारी थाली सिक्योर है, ऑसम। लेकिन अब आगे क्या? क्या अब वक्त आ गया है कि हम खेती का अगला चैप्टर लिखें? एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम पानी बचाएं, सॉइल की हेल्थ का ध्यान रखें और किसान को सिर्फ अनाज नहीं बल्कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूल जैसी हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने के लिए इनकरेज करें। ये सवाल सिर्फ किसान का नहीं, हम सबके फ्यूचर का है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में